जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच स्टार्ट हो रही है ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच, जिसमें तीसरी टीम होगी न्यूजीलैंड की। ये मैच खेला जाएगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे के उसी मैदान पर जहां पर ज्यादातर मैचेस जिम्बाब्वे में आपने होते हुए देखे भी होंगे। जब भी जिम्बाब्वे की टीम कोई भी टूर्नामेंट या सीरीज होस्ट करती है तो आज के इस मैच के अंदर इस मैच की यानी कि इस मैदान की पिच रिपोर्ट कैसी होने वाली है और उस पिच को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों की तरफ से जो प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर आने वाला है आज के इस मैच में, उसमें बैटिंग ऑर्डर तो हमको देखना जरूरी है ही, खास करके इनिंग के बेसिस पर। लेकिन उसमें कौन सा बॉलर सबसे जरूरी होगा जो न सिर्फ आपको पावर प्ले और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करता दिखाई पड़े, बल्कि वही बात क्योंकि पावर प्ले डेथ ओवर में पूरी बॉलिंग कर रहा है तो पूरे 4 ओवर का कोटा भी करता दिखाई पड़े, वही बॉलर सबसे जरूरी होंगे। खास करके साउथ अफ्रीका की तरफ से तो आपको प्लेयर पिक करने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, लेकिन जिम्बाब्वे की तरफ से कुछ ऐसे बॉलर होंगे जो शानदार ऑप्शन आज के इस मैच के हो सकते हैं, जिसमें प्लेयर बैटल का रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जरूर देखिएगा पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते टाइम, तो एक एक पॉइंट को बिल्कुल भी मिस आपको करना है नहीं, शुरू से अंत तक इस पूरे वीडियो को देखना है। जैसा मैंने आपको बताया, ये मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर 14 जुलाई को शाम को 4:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से स्टार्ट होगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम जो होगी वो दोपहर के 1 बजे की होगी। मतलब एक दिन का T20 मैच इस हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐसे मैदान पर जहां पर आपको बिना किसी घास वाली पिच देखने को मिलती है, पूरी तरह से ड्राई होती है, हार्ड होती है। और जैसे ही आप क्रिकेट मैच के अंदर सुने कि एक ड्राई पिच है जिसमें कोई भी नमी है नहीं, घास नाम की कोई चीज है नहीं कि उसको वो होल्ड कर सके, और हार्ड पिच है, धूप पूरी तरह से पड़ी हुई है पिच के दौरान, पिच के ऊपर पूरे दिन के दौरान, और खास करके दोपहर को 1 बजे मैच हो, तब तो निश्चित तौर पर पहली इनिंग के दौरान यहाँ पर बैटिंग के लिए ज्यादातर चांसेस बनते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैच ये आगे बढ़ेगा पिच थोड़ी सी स्लो होती चली जाएगी, जो कि निश्चित तौर पर ये सीरीज का पहला मैच है तो अच्छे तरीके से रोल हुई होगी पिच, तो ज्यादा अंतर इस पहले मैच में तो आता दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पिछले 4 मुकाबले इस मैदान पर जो 2025 में खेले गए हैं उसको उठा करके देखें, चूंकि 2025 में ये देखें तो 2 मुकाबले हुए हैं, ये मुकाबले दोनों एक और देखेंगे तो इन 4 के चारों आखिरी मुकाबलों में एक चीज जो कॉमन देखने को मिली है उसमें से 3 बार, चाहे यहां पर देखें 174 का स्कोर डिफेंड हुआ और वो भी करीब 49 रनों के अंतर से, यहां पर देखेंगे तो 192 का स्कोर डिफेंड हुआ और वो भी अच्छे खासे अगर आप देखेंगे तो करीब 34 रन के अंतर से, और यहां पर भी देखेंगे तो 197 का स्कोर डिफेंड हुआ 11 रन के अंतर से, यहां पर लेकिन 158 का स्कोर चेंज हो गया 6 विकेट के अंतर से। तो इन आखिरी 4 मैचेस में 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जिसके बारे में भाई आपको मैंने एक्सप्लेन किया भी कि चूंकि यहां पर हार्ड और ड्राई पिच होती है जो कि सेकेंड इनिंग के दौरान जाते जाते थोड़ी सी स्लो एंड लो होती चली जाती है। हालांकि दोनों टीमों को अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो इस पिच पर सीधे सीधे अगर आपको मैं कहूं, अगर आप साउथ अफ्रीकन टीम को देख रहे हैं तो चाहे वो पहले बैटिंग करे चाहे वो सेकंड बैटिंग करे, निश्चित तौर पर उसके जीत की संभावनाएं दोनों इनिंग्स के अंदर रहेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो विकेट है वो काफी हद तक पहले बैटिंग करने वाली टीम को फेवर करती है, जहां पर पावर प्ले के दौरान अगर आप देखेंगे ना तो एक और चीज कॉमन दिखाई पड़ती है कि विकेटें यहां पर सबसे ज्यादा निकालने के चांसेस किसी तेज गेंदबाजी अटैक के लिए होंगी तो वो पावर प्ले के ही दौरान होगी, चाहे वो पहली इनिंग का पावर प्ले हो चाहे वो सेकेंड इनिंग का पावर प्ले हो। पहले 6 ओवर के दौरान अच्छा खासा यहाँ पर इस विकेट से परचेज मिलता है, पेस होता है, बाउंस होता है, थोड़ी बहुत गेंद हिलती भी है, तो वहीं पर तेज गेंदबाजों के लिए विकेट निकालने के सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं और बाद में जाकर के डेथ ओवर्स में। और इसी वजह से कुछ देर पहले आपको मैं कह भी रहा था कि बॉलर्स वही इंपॉर्टेंट हैं, खास करके अगर आपको जिम्बाब्वे की तरफ से किसी बॉलर को पिक करना है तो जो ना सिर्फ आपको पावर प्ले के 2 ओवर करके दे, डेथ के भी आकर के 1 से 2 ओवर मिनिमम करके दे। तो इस पिच रिपोर्ट से हमको ये भी एक बात काफी हद तक समझ में आती है, ये तो काफी केवल पिछले 4 मैचेस की बात हुई जो खेले गए हैं रिसेंट टाइम में, लेकिन ओवरऑल अगर आप 10 मैचेस में भी चले जाएं तो उसमें भी देखेंगे तो बैटिंग पहले करने वाली टीमों का ही डोमिनेशन है 10 में से 6 मुकाबले जीतने के बाद। और ये जो चारों मुकाबलों के स्कोर कार्ड आप देखेंगे उसमें 25 विकेटें स्पिन को है तो पेस को भी 27 विकेटें, यानी कि पेसर्स तो गेम में हैं दोनों इनिंग के दौरान, लेकिन स्पिनर्स यहां पर खास करके सेकंड इनिंग के दौरान गेम में आते हैं जहां पर 25 में से 16 विकेट लेकर के गए हैं। और यही एक रीजन है कि पेसर्स तो सेकंड इनिंग में गेम में है ही, स्पिनर्स भी हैवीली गेम में आ जाते हैं, तो स्कोर को चेज करना वो यहाँ पर इतना आसान होता नहीं। तो जिम्बाब्वे के पास भी मैचेस जीतने के कोई चांसेस बनेंगे तो इसी सिनारियो में बनेंगे कि वो टॉस जीते पहले बैटिंग करे। बाकी जो फाइनल अपडेट होगा वो टीम को लेकर के कि स्मॉल लीग की हमारी फाइनल टीम क्या बनेगी और साथ ही साथ हमारी पिच रिपोर्ट क्या होगी आज के इस मैच की, पिच है कैसी, चीजें तो आपको मैंने बता दी, लेकिन एक्चुअल जो उसकी इमेज होगी पिक्चर की, पिच की, और साथ ही साथ उसका जो नेचर होने वाला है, वेदर कैसा रहेगा, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद के अपडेट्स में दे दूंगा। फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगी, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए सिंपली लिंक्स को क्लिक करिए, टेलीग्राम के चैनल के लिंक को या व्हाट्सएप चैनल के लिंक को, और क्लिक करके दोनों चैनलों पर पहुंच करके 1 बाय 1 दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि लिंक आपको मैंने
मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है दोनों जगहों पर दिया हुआ है। फिलहाल आगे आइए, देखते हैं क्या लाइनअप यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो जो होस्ट टीम है यानी कि जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक दो चेंजेस हो सकते हैं, हो ये भी सकता है। जहां तक मैंने देखा है फिलहाल अभी रिसेंट टाइम में कि तफाजवा तसीगा जो इनके एक विकेट कीपर बैटर हैं, और अभी अगर हम बात करें तो एक नए खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक सर्किट में, भी रिसेंट टाइम में इन्होंने काफी अच्छा फॉर्म दिखाया है और वहां पर ओपन कर रहे थे, तो उम्मीद है कि इनको लेकर के आया भी है टीम ने, तो ये ओपन कराएंगे ब्रायन बेनेट के साथ जो विकेट कीपिंग भी करेंगे। और उस कंडीशन में वेस्ली मदावियर नंबर 3 पर आएंगे, सिकंदर रजा नंबर 4 पर, रियान बर्ड जो कि इनके लेफ्ट हैंडेड बैटर और लेग स्पिन बॉलर हैं, ऑलराउंडर ये नंबर 5 पर। उसके बाद टोनी मुनायंगा है, तसिंगा मुसेकीवा है, बाकी वेलिंगटन मसाकाजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और उसके बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड एंकारवा है, ब्लेसिंग मुजरबानी है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, और ट्रेवर वांडू है जो कि आपको यहाँ पर राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। जहां पर एक आध चेंजेस जो हो सकता है इसमें हो, वो यही हो सकता है कि अगर ये जो दूसरे ओपनर हैं इनको ये टीम ना खिलाए, तो इनके जहां पर क्लाइव मेंडेन आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो एक और खिलाड़ी है जो कि विकेट कीपिंग बैटिंग कर लेते हैं। और तब उस कंडीशन में क्लाइव मेंडेन क्या होगा ना, कहीं नीचे बैटिंग करता आपको दिखाई पड़ेगा नंबर 6 या 7 पर। और उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि यहाँ पर या तो वेस्ली मदावियर ओपन कर जाए, और कभी कभी ये भी होता है कि रियान बर्ल भी ओपन करते, चांसेस सबसे ज्यादा वेस्ली मदावियर के ही होते हैं। हालांकि एक और इनके पास ओपनर है डियोन मायर्स, जिनको अगर टीम खिलाती है तो ओपन भी करा सकती है, तो ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलर, जो आपको मैंने पिच रिपोर्ट के टाइम पर कहा भी था कि कौन से बॉलर है जो पावर प्ले डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करते हैं, तो एक तो रिचर्ड एंगारवा ही है, बाकी वेलिंगटन मसाकाजा जरूरत नहीं पड़ती तो निश्चित तौर पर पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करते, ज्यादातर मिडिल ओवर में ही बॉलिंग करते हैं। तो रिचर्ड एंगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे दो ऐसे प्लेयर हैं इस टीम के अंदर जो ना सिर्फ आपको पावर प्ले में बल्कि डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं। चूंकि अगर आप अभी आगे चलेंगे ना, साउथ अफ्रीकन टीम को देखेंगे तो वहां पर चूंकि शुरू से ही लेफ्ट हैंडर बैटर दिखाई पड़ेंगे, तो सिकंदर रजा भी आपको शुरू में ही, हालांकि पावर प्ले में वो जनरली बॉलिंग करते हैं, लेकिन चूंकि पावर उस सामने वाली टीम में है लेफ्ट हैंडर्स, तो पावर प्ले में भी आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि कौन से मेन बॉलर होंगे। बाकी ये जो जिम्बाब्वे की टीम है उनके प्लेयर्स का कैसा करियर चला है T20 इंटरनेशनल में, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें एक चीज और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने जो नंबर्स है ना ब्रायन बेनेट, और इसके साथ साथ यहाँ पर तसीगा जो इनके दूसरे ओपनर हैं या विकेट कीपर बैटर हैं, ये अभी तक T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करते दिखाई नहीं पड़े हैं। केवल डोमेस्टिक T20 मैचेस के 22 मुकाबले में 337 रन 24 का एवरेज है, यानी कि आज का मैच खेल गया तो उनका पहला T20 इंटरनेशनल मैच होगा। इवन विंसेंट मसाकेवा जो इनके एक और लेग स्पिन बॉलर हैं, ये तो अभी तक T20 ही नहीं खेले, केवल वनडे डोमेस्टिक खेले, 8 मैच में 11 विकेटें हैं। और एक और प्लेयर है यहाँ पर न्यूमैन न्यामुरी जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, ये भी डोमेस्टिक T20 में 4 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं, इनको भी इंटरनेशनल डेब्यू करना बाकी है। लेकिन बाकी प्लेयर जो डेब्यू कर चुके हैं या खेल चुके हैं, उनके पास कैसा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ब्रायन बेनेट हो जिनका बैटिंग एवरेज 30 मैच में 25 का है, 6 विकेटें भी हैं, और इवन वेस्ली मदावियर जिनके 76 मैचेस में 1000 से ज्यादा रन हैं, 15 विकेटें हैं। बाकी सिकंदर रजा के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, दुनिया भर की T20 लीग्स खेलते हैं, बड़े प्लेयर है। बाकी रियान बर्ल 90 मैच में 1400 से ज्यादा रन है, 55 विकेटें हैं। तो ये सारे आंकड़े, जिसमें बॉलर में यहाँ पर वांडू जो इनके प्लेयर हैं 14 मैच में 14 विकेटें हैं, ब्लेसिंग मुजरबानी के 70 मैच में 78 विकेटें, इनको आपने अभी रिसेंट टाइम में देखा भी था, इनको आरसीबी ने टीम में लेकर के आए थे रिप्लेसमेंट के तौर पर, हालांकि खेले नहीं थे। बाकी वेलिंगटन मसाकाजा 64 मैच में 44 विकेटें हैं। और साथ ही साथ करियर का स्ट्राइक रेट बॉलर का, कि पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगती हैं 1 विकेट निकालने में, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं 1 विकेट निकालने में, उसका स्ट्राइक रेट भी आप देख करके पता कर सकते हैं कि कौन सा बॉलर किस इनिंग में ज्यादा अगर आप देखें प्रोडक्टिव रहा है। और साथ ही साथ बैटर का बैटिंग एवरेज भी इनिंग की बेसिस पर आप देख सकते हैं सारे जिम्बाब्वे के प्लेयर्स का, और खास करके जिम्बाब्वे के प्लेयर्स का इस वजह से भी क्योंकि ये कई सारे ऐसे इसमें प्लेयर होंगे जिनके बारे में ज्यादा नॉलेज आपको नहीं होगी। तो करियर के स्टैट्स तो आपने देख लिए। बाकी अगर आप आए रिसेंट फॉर्म की तरफ और इसको देखें, तो इसमें क्या आपको दिखाई पड़ेगा कि ब्रायन बेनेट इनके जो प्लेयर है ना, अभी डोमेस्टिक सीजन में काफी अच्छा इनका गया है। 14 रन 2 विकेट, 59 रन कोई विकेट नहीं, 46 रन 2 विकेट, 70 रन 1 विकेट, 43 रन कोई विकेट नहीं, 2106। तो अच्छे और शानदार फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। और खास करके इनकी जो खासियत है ऑफ स्पिन बॉलिंग, और चूंकि साउथ अफ्रीकन टीम में कई सारे लेफ्ट हैंडर हैं, तो चांसेस इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग के अच्छे खासे आज बनते दिखाई पड़ेंगे भी। और जब आप अपनी फैंटेसी की टीम बनाने जाएंगे ना किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पर, तो देखेंगे कि जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट तो सभी की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ ब्रायन बेनेट बल्कि सिकंदर रजा भी सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे। रियान बर्ल अपनी ऑलराउंड एबिलिटी की वजह से सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे। और बॉलिंग ऑप्शन में ब्लेसिंग मुजरबानी, जो कि निश्चित तौर पर अब एक अच्छा खासा बड़ा नाम है इस टीम का, ये भी आपको लगभग सभी फैंटेसी टीमों में दिखाई पड़ेंगे जो भी आपके अपोनेंट्स होंगे। हालांकि इसमें देखेंगे तो ब्लेसिंग मुजरबानी का जो फॉर्म है रिसेंट टाइम में ना, पिछले 5 ही मैचेस उठा लीजिए तो केवल 2 विकेट है। हालांकि उसके पहले जाएंगे तो निश्चित तौर पर फॉर्म इनका रहा है रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। लेकिन ये भी बात एक 100% क्लियर है कि जो ये बॉलर हैं जो कि पावर प्ले डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करते हैं, तो इनका सिलेक्शन तो 100% जस्टिफाइड भी है। इनको आपको मैं सजेस्ट भी करूंगा कि कतई मिस आपको करना है नहीं। बाकी रियान
रयान बर्ल इनके लेफ्ट हैंडेड बैटर लेग स्पिन बॉलर जो हैं, इनका भी फॉर्म अगर आप देखें तो ठीक ठाक लगा हुआ है, बल्ले से भी गेंद से भी, तो ये भी जस्टिफाइड लेकर चलते हैं निश्चित तौर पर सिलेक्शन अपना। बाकी सिकंदर रजा को लेकर के तो कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं, और जैसे फॉर्म में है ब्रायन बेनेट, ये भी निश्चित तौर पर काफी शानदार ऑप्शन बन ही जाते हैं। हालांकि जो बॉलिंग अटैक सामने की टीम में है, साउथ अफ्रीकन टीम में, खास करके पावर प्ले की बॉलिंग के लिए, तो मेरा सजेशन होगा कि आप ब्रायन बेनेट को हटा करके या रयान बर्ल, ये इनके दो ऑप्शन होंगे जिनकी जगह पर आप रिप्लेसमेंट लेकर के जा सकते हैं। और वो ऑप्शन आपके पास, एक तो जैसे मैंने बताया, इनके जो विकेट कीपर नए खिलाड़ी आए हैं टीम के अंदर, अगर ओपन करते हैं तो ग्रैंड लीग की टीमों में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लास्ट के 3 मैचेस में आप देख सकते हैं, एक हाफ सेंचुरी है, एक 36 की पारी है, तो ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है अगर आप टीमों में रोटेट कर रहे हैं प्लेयर को। बाकी वेस्ली मदावियर का भी फॉर्म अगर आप रिसेंट टाइम में देखें तो ठीक ठाक लगा हुआ है। हालांकि ये डोमेस्टिक सीजन का फॉर्म है, इंटरनेशनल टी20 में ज्यादा बॉलिंग इनसे कराया जाता है नहीं, तो ग्रैंड लीग की ही टीमों में आप इनको रोटेट करिएगा। स्मॉल लीग की टीमों के लिए उतने बेहतर ऑप्शन है नहीं। स्मॉल लीग की टीम के लिए एक्चुअली में कोई अच्छा ऑप्शन है तो इनके टीम के पास है रिचर्ड एंगारवा, जिनके बारे में आपको मैंने कहा भी था पीछे प्लेइंग इलेवन के टाइम पर कि 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर आपको डेथ के, यानी कि टोटल 4 ओवर करते ना सिर्फ दिखाई पड़ेंगे बल्कि अच्छे फॉर्म में भी हैं। तो निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से ब्रायन बेनेट की जगह पर या रयान बर्ल में से किसी एक की जगह पर रिचर्ड एंगारवा आपकी टीम में वर्थ ऑप्शन है, जो कि डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर आपके स्मॉल लीग में टीम में आ सकते हैं और 100% आप इनको लेकर जा सकते हैं ब्रायन बेनेट की जगह पर खास करके, या जैसे मैंने आपको कहा था कि रयान बर्ल की जगह पर। लेकिन ये आप डिसाइड कैसे करेंगे? डिसाइड ऐसे करना है कि अगर आज के इस मैच में पहली इनिंग की बैटिंग है जिम्बाब्वे की टीम की, तब तो आप यहाँ पर ब्रायन बेनेट की जगह पर लेकर के जाइएगा रिचर्ड एंगारवा को। लेकिन अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग है, मतलब पहली इनिंग की बॉलिंग हो जाएगी, तब रयान बर्ल की जगह पर आप इनको लेकर के जाइएगा रिचर्ड एंगारवा को। ये चीज आपको करके चलनी है। बाकी जो प्लेयर्स है, चाहे टोनी मोनियोंगा है, चाहे तसिंगा मुसेकिवा है, लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं, चल गए तो ठीक, नहीं चले तो कोई भरोसा नहीं। स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में आपके आते हैं नहीं, ग्रैंड लीग की ही टीमों में आप इनको रोटेट कर पाएंगे, वो भी अगर आप 10 टीमें बना रहे हो तो 1-2 टीमों में। बाकी उनसे बेहतर ऑप्शन आपके पास और अवेलेबल है, जो अगर खेलते हैं प्लेइंग में तो उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी बेंच पर जाएं, और इवन प्लेइंग इलेवन में एक और प्लेयर है ट्रेवर वांडू, इनका फॉर्म भी अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म है। ये पे एक और डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन होंगे, और ध्यान रखिएगा ये भी आपको पावर प्ले में कम से कम 1 ओवर तो करते दिखाई पड़ेंगे ही, 1 से 2 ओवर, और डेथ में भी एक आध ओवर आपको करते दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये भी उसमें से एक बॉलर है। निश्चित तौर पर एंगारवा के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन रिसेंट टाइम में ये भी काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव बन सकते हैं जिनको आप निश्चित तौर पर स्मॉल लीग की टीमों में रोटेट कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि ब्लेसिंग मुजरवानी, रयान बर्ल, सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट, ये 4 सेफेस्ट ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि बर्ल की जगह पर और ब्रायन बेनेट की जगह पर कब आपको रिचर्ड एंगारवा को लेकर के जाना है, ये चीज आपको मैंने समझा दी है। और इवन ट्रेवर वांडू को भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। और बाकी जो बेंच के प्लेयर है ना, उसमें कोई ऐसा नाम है नहीं कि जिसको मैं कुछ ज्यादा आपको सजेस्ट करूं। हालांकि निश्चित तौर पर न्यूमन न्यामुरी है, जिनको अभी डेब्यू करना बाकी, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में कोई आपकी टीम में आता दिखाई नहीं पड़ता, तो निश्चित तौर पर उनसे आपको ज्यादा उसके बारे में आपको कंफ्यूजन दिमाग में पालना है नहीं। एक्चुअली जो चीज आपने यहाँ पर समझी वो मोर देन इनफ है। लेकिन आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और बैकअप ले, हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो जिम्बाब्वे के इस पूरी की पूरी टीम के अंदर केवल 3 प्लेयर हैं जो कभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैचेस खेले, वो भी एक मैच। वेस्ली मदावियर के एक मैच में 35 रन बॉलिंग करी नहीं थी। सिकंदर रजा के एक मैच में ना तो रन है ना तो कोई विकेट है। और रिचर्ड एंगारवा भी एक मैच खेले हैं जिसमें विकेट लेकर के नहीं जा पाए हैं। लेकिन ये तो बात हुई हेड टू हेड की, जहां पर ज्यादा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप एक और डेटा देखें, चूंकि हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर यह मैच हो रहा है, तो हरारे में कैसे नंबर्स इनके रहे हैं प्लेयर्स के, जिम्बाब्वियन प्लेयर्स के, तो उसमें ब्रायन बेनेट के इस मैदान पर 14 मैच में 238 रन है, 17 का एवरेज, 2 विकेट है। और खास करके चाहे इनिंग में किसी भी इनिंग की बैटिंग एवरेज को देखें तो 16 और 18 का ही है। बॉलिंग में भी ज्यादा विकेटें हैं नहीं, और जैसी पिचेस यहाँ पर होती हैं स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में आप इनको सजेस्ट में करूंगा भी, वरना उतने अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ते नहीं। बाकी इनके जो दूसरे विकेट कीपर ओपनर पॉसिबल बैटर है वो तो खेले ही नहीं इस मैदान पर अभी तक। वेस्ली मदावियर, सिकंदर रजा 29 और 28 मैचेस खेल चुके हैं। नंबर्स में भी देखें तो बल्ले से 500 से ज्यादा रन है। विकेटों के मामले में निश्चित तौर पर सिकंदर रजा आगे निकल जाते हैं, लेकिन वहीं पर रयान बर्ल भी काफी हद तक टक्कर देते हैं सिकंदर रजा को एक अच्छा ऑप्शन के तौर पर, और रिसेंट टाइम में ठीक ठाक बॉलिंग भी करते दिखाई पड़े। बाकी लोअर ऑर्डर के जो बैटर्स हैं उनके नंबर भी उसी तरह से आपको दिखाई पड़ेंगे। क्लिंटन मसाकाजा भी कुछ खास कमाल यहाँ पर कर नहीं पाए हैं। इसके साथ साथ रिचर्ड एंगारवा के 19 मैच में 19 विकेटें हैं। यहाँ पर देखें ब्लेसिंग मुजरवानी के 23 मैच में 26 विकेटें हैं। लेकिन ट्रेवर वांडू, जिनके बारे में आपको मैं पीछे डिस्कस भी कर रहा था, इनके भी 6 मैच में 9 विकेटें हैं, तो निश्चित तौर पर यह भी एक अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी बेंच पर कोई नाम देखेंगे तो एक नाम है यहाँ पर डियोन मायर्स का, जिनके आंकड़े मैदान पर अच्छे खासे हैं। 11 मैच 267 रन, 27 का एवरेज। कई बार इनसे
ओपन भी करा लिया जाता है, कई बार नंबर 3-4 पर भी बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग ऑर्डर इनका देखना पड़ेगा अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं, लेकिन ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं, ये बात पक्के तौर पर, जो कि मीडियम पेस आपको बॉलिंग भी करके दे देते हैं। तो ये सारी बातें समझ लेने के बाद कि आंकड़े कैसे हैं, उन आंकड़ों के बेसिस पर कौन से सेफ ऑप्शंस हैं, उसमें किस प्लेयर को रोटेट करके लेके आ सकते हैं स्मॉल लीग की टीम में या ग्रैंड लीग की टीम में जिम्बाब्वे की तरफ से, वो तो आपने समझ लिया। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखने आए तो ये जो टीम है ना, उसमें ब्रायन बेनेट नाम के जो ओपनर है वो एक्चुअली लेग स्पिन के खिलाफ थोड़े से कमजोर हैं। बाकी मीडियम पेस बॉलिंग तो निश्चित तौर पर चूंकि ओपनर है तो उनके खिलाफ इनके चांसेस बनेंगे। बाकी लेग स्पिन पर 72 गेंद पर 89 रन बना करके 6 बार आउट हो चुके हैं। बाकी आपने हेड टू हेड के स्टैट्स देख ही लिए हैं, ज्यादा कोई प्लेयर जिम्बाब्वे का खेला है नहीं कभी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को। बाकी सिकंदर रजा एंगीडी की 2 गेंद पर बिना कोई रन बनाए एक बार आउट हो चुके हैं, और वेस्ली मदावियर भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई ऑप्शन है सामने की टीम में, वो भी देखना जरूरी है। बाकी तसीगा तो निश्चित तौर पर डेब्यू ही करेंगे तो इनका कोई डेटा मिलेगा नहीं। बाकी रेयान बर्ड राइट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म फास्ट, मतलब कोई भी एक्सप्रेस तेज बॉलिंग हो उसके खिलाफ ये फंसते हैं, और वो भी बुरी तरह से। और अगर आप देखें तो 10 से भी नीचे का एवरेज है। और बाकी टोनी मोनायोंगा ये भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, और इवन क्लाइव मैंडेन भी लेग स्पिन पर कमजोर पड़े हैं, इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी, और मूसा कीवा भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर 18 गेंद पर केवल 2 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। तो प्रॉपर लेग स्पिन बॉलिंग काफी बेहतर दिखाई पड़ती है। दाहिने हाथ की तेज गेंदबाजी, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी तो गेम में रहेगी ही साउथ अफ्रीका वाले तेज गेंदबाजी की, वो भी जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ। लेकिन लेग स्पिन की जो बात कर रहे थे ना, तो निश्चित तौर पर सामने की टीम में एक ऑप्शन है इंकाबा पीटर, जो कि लेग स्पिनर है, हालांकि ज्यादा टर्न कराने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन होंगे डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर। और बाकी पूरी प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर देखें तो रिसेंट टाइम के जो सेंसेशन बने हैं, लुहान प्रेटोरियस लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पर आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं, रिजा हेंड्रिक्स उनके साथ। बाकी यहाँ पर रूबिन हरमन है लेफ्ट हैंडेड बैटर, हो सकता है कि इनको नंबर 3 पर खिलाया जाए एज ए विकेट कीपर बैटर भी, हालांकि देखेंगे तो लुहान प्रेटोरियस भी कर लेते हैं। बाकी रेजी वार्नर डसन है टीम के कप्तान राइट हैंडेड बैटर, डिवाल ब्रेविस है, जॉर्ज लिंडे है, कॉर्बिन बॉश है ऑलराउंडर, बाकी गिराल्ड कोएटजी तो है ही राइट हैंड फास्ट बॉलर, बाकी एंगीडी है, क्वेना मफाका है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। तो बॉलिंग तो काफी तगड़े दिखाई पड़ती है, बैटिंग भी शानदार दिखाई पड़ती है, जिसमें एक आध चेंजेस की जो संभावना वो यही है कि शायद रूबिन हरमन को अगर ये मौका ना दें तो यही बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक नंबर ऊपर जाते दिखाई पड़ेगी। और रूबिन हरमन की जगह पर कोई अगर खेल सकता है तो यहाँ पर इनके पास है सेनुराम मुथुस्वामी जो स्पिन ऑलराउंडर हैं, या एंडले सिमलेन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, हालांकि उसकी जरूरत मुझे थोड़ी कम ही दिखाई पड़ रही है। अगर ये लाइनअप दिखाई है तो रूबिन हरमन के ही चांसेस ज्यादातर दिखाई पड़ते हैं खेलने के। रूबिन हरमन कई बार नंबर 3 पर भी खेलेंगे तो कभी कभी आपको नीचे भी आते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी इनके कौन पावर प्ले और डेथ ओवर के बॉलर्स होंगे उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और प्रॉपर निश्चित तौर पर सारे के सारे तेज गेंदबाज जो आपको मिल करके बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी करियर क्या करें वो भी आप देख लीजिए, खास करके साउथ अफ्रीकन टीम में ना लुहान प्रेटोरियस हो गए, रूबिन हरमन हो गए, अभी तक इन्होंने इंटरनेशनल टी20 खेला है नहीं साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन डोमेस्टिक वनडे टी20 मैचेस में अगर आप आंकड़े देखें तो इंटरेस्टिंगली रूबिन हरमन के आंकड़े ज्यादा बेहतर हैं, 34 का एवरेज जबकि 28 का एवरेज है लुहान प्रेटोरियस का, जो कि एक अच्छे खासे हार्ड हिटर है। कॉर्बिन बॉश की बात करें तो 89 मैच में 60 विकेट ले चुके हैं, 710 रन बना चुके हैं, वो भी डोमेस्टिक टी20 में साउथ अफ्रीका के लिए पहली बार खेलेंगे। सेनुरा मुथुस्वामी के भी आंकड़े आपके सामने हैं, बाकी प्लेयर्स खेल चुके हैं इंटरनेशनल टी20 तो उनका भी डेटा आपके सामने, उसको जरूर आप देखिए। बाकी रीसेंट फॉर्म की तरफ आइए, जहां पर आप फॉर्म देखने के लिए आए तो रिजा हेंड्रिक्स, हालांकि अगर आप देखें ना ओवरऑल साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से फॉर्म चाहे जैसा हो, लेकिन निश्चित तौर पर जो कि नाम बड़े हैं, प्लेयर काफी बड़े बड़े खेलते तो दिखाई पड़ रहे हैं, और उसमें भी खास करके जो निश्चित तौर पर भी इंटरनेशनल टी20 नहीं भी खेले हैं ना, जैसे लुहान प्रेटोरियस जैसे ऑप्शन, जिनको रिसेंट टाइम में लोगों ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही धमाल करते देखा है साउथ अफ्रीका के लिए, चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ खेले हों, और साथ ही साथ टी20 के कई सारे जो दुनिया भर में लीग्स होते हैं उसमें भी इन्होंने काफी शानदार काम किया, खास करके एस20 लीग या अभी आईपीएल में या राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेले थे। तो निश्चित तौर पर इस टीम की तरफ से अगर आप अपनी फैंटेसी प्लेयर पिक करने जाएंगे ना, तो रिजा हेंड्रिक्स आपको सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे, लुहान प्रेटोरियस आपको सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर रेजी वार्नर डसन, कॉर्बिन बॉश और जॉर्ज लिंडे, और उसके अलावा बॉलिंग ऑप्शन में आएंगे ना तो यहाँ पर गिराल्ड कोएटजी और एंगीडी, यानी कि टोटल प्रॉपर अगर आप देखें तो इस टीम की तरफ से, जो कि जिम्बाब्वे की तरफ से आपने क्या देखा था कि 4 प्लेयर ऑलमोस्ट सभी की टीम में होंगे, तो बाकी 7 प्लेयर आपको लोग यहां से लेके जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और उसमें निश्चित तौर पर एंगीडी हो गए जो कि जबरदस्त फॉर्म में है, गिराल्ड कोएटजी होगा जो कि फॉर्म में तो नहीं लेकिन आपको पता होगा अच्छा खासा इनके पास पेस है, और निश्चित तौर पर जो स्लोअर वन स्विंग की होती है वो तो इस तरीके की पिचेस पर और खतरनाक हो जाएंगी। बाकी कॉर्बिन बॉश, जिनका अगर आप देखें ना तो व्हाइट बॉल फॉर्म जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, हालांकि अभी टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल करके आए हैं, और साथ ही साथ जॉर्ज लिंडे निश्चित तौर पर ये भी ठीक ठाक फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं ना, ये अपना सिलेक्शन काफी हद तक जस्टिफाई करते हैं, जिसमें कॉर्बिन बॉश को लेकर के थोड़ा सा डाउट जरूर बनता है, लेकिन उसी में रेजी वार्नर डसन को लेकर के तो कोई डाउट है ही नहीं, अच्छे फॉर्म में भी हैं, और साथ ही साथ लुहान प्रेटोरियस ने रिसेंट टाइम में जो किया है उसके दम पर टीम में जाता है। रिजा हेंड्रिक्स के कैसे दूसरे नाम होंगे जिनके निश्चित तौर पर जो कि बड़े खिलाड़ी हैं तो सिलेक्शन तो जस्टिफाइड है,
देखिए 2 प्लेयर इस टीम की तरफ से निकल कर के आते हैं, पूरे के पूरे 7 प्लेयर में से एक कॉर्बिन बॉश और रीजा हेंड्रिक्स जो थोड़े-सा वल्नरेबल दिखाई पड़ रहे हैं अपने फॉर्म के बेसिस पर, लेकिन निश्चित तौर पर सेफ तो है जिनको स्मॉल लीग की टीम आप लेकर के जाएँ। फॉर्म में भी अगर आप देखें तो उसके हिसाब से बाकी 5 प्लेयर तो बेहतर हैं, लेकिन इन दोनों के जहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन होंगे उसमें एक ऑप्शन यहाँ पर रूबिन हरमन का है, जिनका फॉर्म निश्चित तौर पर ठीक-ठाक लगा हुआ है, तो स्मॉल लीग के लिए भी एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहली इनिंग की अगर बैटिंग है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रूबिन हरमन के साथ जाइए अगर ये प्लेइंग इलेवन में खेल रहे हैं और टॉप ऑर्डर पर यानी कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं तभी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, वरना सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो यहाँ पर रहेंगे ही रीजा हेंड्रिक्स बेहतर ऑप्शन। और इवन अगर आप चाहें तो पहली इनिंग की बैटिंग में अगर आप रूबिन हरमन पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे क्योंकि निश्चित तौर पर नए खिलाड़ी हैं, तो सीधे-सीधे वही सेकंड इनिंग की बैटिंग में आप डेवाल्ड ब्रेविस को लेकर के जा सकते हैं। तो या तो रूबिन हरमन या तो डेवाल्ड ब्रेविस, ज्यादा कोई सेफ ऑप्शन अगर होगा रीजा हेंड्रिक्स को रिस्क लेकर के अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं पहली इनिंग की बैटिंग में तो डेवाल्ड ब्रेविस के साथ आप जा सकते हैं। बाकी कॉर्बिन बॉश की जगह पर कोई ऑप्शन आपके पास है, देखते हैं इनकावा पीटर का होगा, जिनके बारे में अभी अपने प्लेयर बैटल में ही एक्सप्लेन किया था मैंने। ये लेग स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छा नहीं खेलती जिम्बाब्वे की टीम, हालांकि अगर आप इनका फॉर्म देखें रिसेंट टाइम में तो वो बहुत अच्छा है नहीं। पिछले करीब जो इन्होंने 6 मुकाबले खेले 2 ही बार सफलता मिली है। और उसके साथ साथ क्वेना मफाका इनके पास हैं जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, जो स्विंग कराने के लिए जाने जाते हैं। फॉर्म तो इनका भी नहीं लगा हुआ है लेकिन ये भी काफी अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बन जाते हैं। तो इस टीम की तरफ से ना एक तो स्मॉल लीग की टीम बनाना काफी आसान होगा, ज्यादातर वही प्लेयर है जो कि आप भी लेकर के जाना पसंद करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंशियल नाम है जो कि निश्चित तौर पर ग्रैंड लीग में तो बहुत आसानी से रोटेट होकर के आएंगे और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बनाएंगे। बाकी बेंच पर जैसे नांद्रे बर्गर हो गए, एंडल सिमलेन हो गए, सेनुराम मुथुस्वामी हो गए, इनका भी फॉर्म आपके सामने आप चाहे तो देख सकते हैं। हालांकि स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में ये उतने सारे बेहतर ऑप्शन है नहीं, लेकिन एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि नांद्रे बर्गर खास करके बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, तो वो अगर खेलते हैं प्लेइंग ग्राउंड में जिसके चांसेस थोड़े कम हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन तो रहेंगे ही। लेकिन उसी में हेड टू हेड के आंकड़े देखने आएंगे तो इधर से भी केवल 2 ही प्लेयर हैं जो कि खेले हैं कभी भी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 फॉर्मेट में, जिसमें रेजी वांडरसन के 2 मैच में 69 रन 56 का हाईएस्ट स्कोर है, एंगीडी के 3 मैच में 5 विकेट है। लेकिन इस मैदान की जब बात करेंगे तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब के इस मैदान पर कोई भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेला है नहीं, लेकिन ये चीज तो हम समझ ही चुके हैं कि किस प्लेयर को कब और कैसे टीम में लेकर के जाना है। बाकी प्लेयर बैटल देखने आएंगे तो रीजा हेंड्रिक्स थोड़ा सा लेग स्पिन पर फंसते हैं, 250 गेंदों पर 322 रन बना करके 13 बार। तो सामने की टीम में रैन बर्ल हैं, निश्चित तौर पर उनका एक अच्छा ऑप्शन बनता है। लुहान रेपटोरियस का कोई डेटा मिलेगा नहीं। रेजी वांडरसन थोड़ा सा ऑफ स्पीड पर फंसते हैं, 48 गेंद पर केवल 55 रन है तो डेटा बहुत अच्छा नहीं। तो सिकंदर रजा हो गए, रियान साथ ही साथ ब्रायन बेनेट अगर बॉलिंग कर गए तो वो काफी अच्छा ऑप्शन इनके खिलाफ बनते हैं। बाकी रूबिन हरमन का भी कोई डेटा इस टीम के खिलाफ या T20 फॉर्मेट का मिलेगा नहीं। बाकी डेवाल्ड ब्रेविस भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, बाकी लिंडे के भी कोई ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं। तो सामने की टीम से रियान बर्ल इसी वजह से काफी यूनिक ऑप्शन बन जाते हैं, वो भी खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी चूंकि साउथ अफ्रीकन टीम ही फेवरेट है उसमें तो कोई डाउट है नहीं, कप्तान है, बस कप्तान की इसी वजह से ऑप्शन देखेंगे ना जो कॉमन है, तो रेजी वांडरसन सिकंदर रजा ही लोग कप्तान है बस कप्तान बना करके जाएंगे। लेकिन इसी में रीजा हेंड्रिक्स का भी एक ऑप्शन है, खास करके साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग की बैटिंग हो। ब्रायन बेनेट तो ग्रैंड लीग के लिए ही और सेम ग्रैंड लीग के लिए डेवाल्ड ब्रेविस भी काफी अच्छे डिफरेंशियल कप्तान है बस कप्तान के ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी फाइनल टीम जो स्मॉल लीग की होगी और पिच रिपोर्ट जो होगा टॉस के बाद वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। और अभी के लिए चाहिए तो स्मॉल लीग की ये टीम बना करके सेव कर लीजिए, जिसमें विकेट कीपर लुहान रेपटोरियस एक ही ऑप्शन है, रेजी वांडरसन, रीजा हेंड्रिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस और ब्रायन बेनेट के ग्रुप में 4 बैटर रखे मैंने। बाकी सिकंदर रजा, रयान बर्ल और कॉर्बिन बॉश के ग्रुप में 3 ऑलराउंडर्स और बेल्सिंग बुजरबानी के साथ साथ एंगीडी और कोएडजी ग्रुप में 3 तेज गेंदबाज, ये मेरी टीम में रहेंगे। बाकी आपको अपने हिसाब से कोई चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो शुरू से अंत तक वो जरूर पूरा देखिए और अपनी टीम ग्रैंड लीग की खास करके खुद से बनाइए।